Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video we are starting the topic of जनरल फार्माकोलॉजी। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आपको स्टैंडर्ड और रेफरेंस बुक्स के साथ लेके चलूँ। तो अगर मैं अपने नोट्स वगैरह भी बना के आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन उसमें यह है कि भाई हर किसी को नोट्स की इजी एक्सेस नहीं होगी। मेरी कोशिश यही होती है कि बुक हो आपके पास या आपके पास कैप्लान भी होती है मोस्टली स्टूडेंट्स के पास, और मिनी कैटजंग भी। तो आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ नोट ना करनी पड़े। एक्स्ट्रा जो भी मैं नोट करवाऊँगा वो आपने इसी बुक के ऊपर ही नोट कर लेनी है। तो इसलिए आपका टाइम भी सेव होगा और मेरा टाइम भी सेव होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको गाइडलाइंस में बताया कि जनरल फार्माकोलॉजी स्कैटर्ड है, किसी एक जगह से कंप्लीट कवर नहीं होती। तो जिस तरह मैंने गाइडलाइंस में बताया था कि मैं जनरल फार्माकोलॉजी आपको कैप्लान से, मिनी कैटजंग से और पास पेपर से करवाऊंगा, तो उसी तरह मैं आपको करवाऊंगा। तो आप साथ साथ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका अच्छी तरह जनरल फार्माकोलॉजी का पोर्शन कवर हो जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इसमें आलमोस्ट 12 मार्क्स आने होते हैं आपके पेपर में। तो इसको अच्छी तरह करें। बेस बनती है जनरल फार्माकोलॉजी और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आपकी पूरी फार्माकोलॉजी की बेस बनती। तो स्टार्ट करते हैं। इसके 2 पोर्शंस हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। तो इनका मतलब क्या है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स का? आसान अल्फाज में बताऊं तो ये है कि जब भी कोई ड्रग बॉडी के अंदर जाती है तो उसके साथ 2 काम होते हैं। एक काम ये जो बॉडी उसके साथ करती है, दूसरा काम वो जो ड्रग बॉडी के साथ करती है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स ये है कि जब भी कोई ड्रग हम देंगे किसी पेशेंट को, तो बॉडी उस ड्रग के ऊपर जो एक्शन शो करेगी, जो एक्शंस बॉडी करेगी, एक्शंस ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। और इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा फार्माकोडायनामिक्स का। उसका मतलब ये होगा द एक्शंस ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। ये बेसिक सा कंसेप्ट है। स्टार्ट करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल कंसर्न द प्रोसेसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इसमें आपने 4 स्टेप्स याद रखने हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। जब भी कोई ड्रग बॉडी में इंसर्ट की तो उसके बॉडी उसके ऊपर 4 एक्शंस करेगी। सबसे पहले उसको अब्जॉर्ब करेगी, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने डिफरेंट टिश्यूज़ में, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म करवाएगी, और 4th पार्ट क्या करेगी बॉडी, वो उसकी एक्सक्रीशन करवा देगी। ये 4 स्टेप्स हैं, इसको आप ध्यान में रखें। द बायोडिस्पोजिशन ऑफ ड्रग इन्वॉल्व्स परमिएशन अक्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन। जो बायोडिस्पोजिशन है मतलब लिविंग पोर्शंस में जो ड्रग ने डिस्पोज होना है, तो उसमें एक स्टेप होता है परमिएशन का। इसकी डेफिनेशन मैं आपको करवाऊंगा जब मैं मिनी कैटजंग पे आपको लेके जाऊंगा। परमिएशन एक अक्रॉस वन सेलुलर मेम्ब्रेन, लाइक आप कह लें कि एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है, या ब्लड से लेके वो एंडोथेलियल सेल्स में जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं परमिएशन। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द बायोलॉजिक मीडियम। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू उन्होंने बहुत अच्छा बताया हुआ है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर रूट से भी हो सकती है। पीओ मतलब पर ओरल, और इस तरह बाकी रूट्स भी। ड्रग एडमिनिस्टर कर दी, जिस भी रूट से ड्रग एडमिनिस्टर हुई तो वो प्लाज्मा के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन हो गई। अब प्लाज्मा जहाँ जहाँ जाएगा, प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूशन टू टिश्यूज बाउंड ड्रग, तो उसके प्लाज्मा के साथ साथ ड्रग चली गई। अब 3 जगह हैं, एक तो फ्री ड्रग प्लाज्मा में फिरती रहेगी, दूसरा ये है कि टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाएगी, तीसरा ये है कि साइट्स ऑफ एक्शंस, जहाँ पे ड्रग ने एक्ट करना है, रिसेप्टर्स पे जाकर ड्रग ने एक्ट करना होता है, वहाँ चली जाएगी।
उसके बाद क्या होता है कि जो ड्रग फ्री फिर रही है उसका मेटाबॉलिज्म होगा, लीवर में होता है ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म, लंग्स में होता है, ब्लड में होता है, किडनी में होता है। तो इस तरह उसके बाद फिर मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसका एक्सक्रीशन होगा, रीनल, बिलियरी, एक्सहेलेशन। तो ये स्केच शायद उन्होंने दे दिया कि टोटल प्रोसेस होता क्या है। बायोडिस्पोजिशन को हमने देख लिया कि ये क्या चीज़ है। अब स्टेप बाय स्टेप फर्दर मूव करते हैं। सबसे पहले आता है परमिएशन। ड्रग परमिएशन डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस बायोलॉजिक मीडियम। तो इसको ड्रग परमिशन डिपेंडेंट ऑन द फॉलोइंग। मूवमेंट जो हो रही है ड्रग की वो इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। solubility, the ability to diffuse through the lipid bilayers. Lipid solubility is important for most drugs. However, water solubility can influence permeation through aqueous phase. दो तरह की solubility होती है, दो तरह की ड्रग्स होती हैं, एक लिपिड soluble होती हैं, एक वाटर soluble होती हैं। लेकिन ज़्यादा जो ड्रग्स यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि उसके लिए लिपिड solubility ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आ जाए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन थ्रू डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये तो आपको पता है कि जहाँ भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगी। डिफ्यूजन में ओनली फ्री अनआयोनाइज्ड ड्रग फॉर्म्स कंट्रीब्यूट टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सिर्फ जो फ्री होंगी, किसी के साथ बाउंड नहीं हुई होगी, किसी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं हुई होंगी ड्रग्स, और अनआयोनाइज्ड होंगी, तो वो ही इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाले फार्मूले में आएंगी। मतलब कि वही ड्रग्स जो हैं हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगी। जो ड्रग्स फ्रीली पड़ी होंगी, किसी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं होंगी, और उसके साथ अनआयोनाइज्ड होंगी। Surface area and vascularity. The larger the surface area and greater the vascularity, the better the absorption of the drug. ये भी कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, ये आपने बस ध्यान में रखना है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो और जिस जगह पे वास्कुलरिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे ज़्यादा ड्रग की एब्जॉर्प्शन होगी। ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपके MCQs और SCQs में आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाए आयोनाइजेशन। मैनी ड्रग्स आर वीक एसिड्स और वीक बेसिस एंड कैन एग्जिस्ट इन आइदर नॉन आयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड फॉर्म्स इन एन इक्विलिब्रियम डिपेंडिंग ऑन द pH ऑफ इन्वायरमेंट एंड द pKa। pKa क्या होता है? ऐसी pH at which the molecule is 50% ionized and 50% non-ionized। अब डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो ये इसकी डेफिनेशन pKa की। अब इस पॉइंट में बताया हुआ है कि आयोनाइजेशन का जो इफ़ेक्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स में वो क्या है, रोल क्या है आयोनाइजेशन का। जो मेन पॉइंट है वो ये है, ओनली द नॉन आयोनाइज्ड अनचार्ज फॉर्म ऑफ ड्रग क्रॉसेस द बायोमेम्ब्रेन्स। सिर्फ नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म जो है ड्रग की वो बायोमेम्ब्रेन्स क्रॉस करेगी, आयोनाइज्ड फॉर्म क्रॉस नहीं करेगी। आयोनाइज्ड फॉर्म इज़ बेटर रीनली एक्सक्रीटेड बिकॉज इट इज़ वाटर सोलुबल। आयोनाइज्ड फॉर्म जो होगी वो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर नहीं सकेगी। जब उसकी ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेशन एक दफ़ा हो गई तो उसके बाद वो वापस मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी और वहाँ से रीनली किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगी। तो यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका MCQs अक्सर यहाँ से इस तरह का कंसेप्ट दे के पूछ लेते हैं और SCQs भी आते हैं। वो ये कि किसी ड्रग की ओवरडोज हो गई है तो हम उसको किस तरह रिमूव करेंगे बॉडी से।
इस तरह का सिनेरियो उन्होंने दिया होता है, या किसी ड्रग की ओवरडोज होगी या हमने फलां एंटीडोट दिया उसको तो अब वो बॉडी से रिमूव हो गई। तो इसका मैकेनिज़्म क्या है? तो मैकेनिज़्म मैं आपको इसको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है, फॉर वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस आयोनाइज्ड फॉर्म जो है वाटर सॉल्युबल होती है और नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म लिपिड सॉल्युबल होती है। जो वाटर सॉल्युबल फॉर्म है वो रीनली एक्सक्रीट हो जाती है, एक्सक्रीशन के लिए वाटर सॉल्युबल फॉर्म हमें चाहिए और आयोनाइज्ड होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि किस फॉर्म में हमने ड्रग को आयोनाइज करके निकालना है। सबसे पहले आते हैं वीक एसिड्स। ये देखें पीएच का ग्राफ बना हुआ है। पीएच जहाँ पे है 0 मीन्स यहाँ पे इसके राइट साइड पे बेसिक की तरफ हम मूव करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 पीएच शो की हुई है, तो यहाँ राइट साइड पे हम बेसिक की तरफ मूव कर रहे हैं और लेफ़्ट साइड पे एसिडिक की तरफ। जब हमने एक यहाँ हमारे पास ये है वीक एसिड है। वीक एसिड जो एसिडिक पीएच में होगा ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में पड़ा होगा। HA हमने लिख दिया, HA एक वीक एसिड है। ये एसिडिक इन्वायरमेंट में अनआयोनाइज्ड फॉर्म में पड़ा है, नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में। अगर हमने इसको बॉडी से रिमूव करवाना है तो हम इसको अल्कलाइनाइजेशन करेंगे इसको हम बेसिक साइड पे लेके जाएंगे। मतलब कि हमने एक पेशेंट आया, उसने एक वीक एसिड की ओवरडोज ले ली है। अब हम चाहते हैं कि उसको बॉडी से रिमूव करवाएं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने उस एसिड की आयोनाइजेशन करवानी पड़ेगी। आयोनाइजेशन किस तरह होगी? वो एसिड जब अल्कलाइन इन्वायरमेंट में जाएगा तो उसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी। ये आयोनाइजेशन हुई तो ये बॉडी से रिमूव हो गया। यहाँ पे वीक एसिड नॉर्मली इस तरह पड़ा है अपने इन्वायरमेंट में, एसिडिक इन्वायरमेंट में, तो उसकी जब आयोनाइजेशन हुई तो ये अल्कलाइनाइजेशन करवाई तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म में आ गया, जिसको हम देख रहे हैं ये नेगेटिव आयन और ये पॉजिटिव आयन। अब ये आराम से बॉडी से रिमूव हो सकता है। इसी तरह वीक बेस पे आते हैं। वीक बेस जब अपने बेसिक इन्वायरमेंट में पड़ी है यहाँ पे, तो ये नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में पड़ी है, अपने बेसिक साइड पे पड़ी है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में पड़ी है। अगर हमने इसको बॉडी से रिमूव करवाना है तो ये इस तरह तो रिमूव होगी नहीं, क्योंकि हमने वाटर सॉल्युबल बनाना है। इसको वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए इसकी आयोनाइजेशन करवानी पड़ेगी। तो इसको हम लेके जाएंगे एसिडिक साइड पे। वो किस तरह कि हम कोई ऐसी चीज़ देंगे कि यूरिन की पीएच जो है वो एसिड हो जाए, जिसकी वजह से वो वीक बेस जो हमने ज़्यादा ओवरडोज में आ गई है तो उसकी जो है उसका रिमूवल आसानी से बॉडी से हो जाए। तो ये बेसिक कंसेप्ट एक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं वीक एसिड्स की और वीक बेसिस की। वीक एसिड्स में एस्पिरिन, लूप एंड थायजाइड डायूरेटिक्स वीक बेसिस में आ जाते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, एम्फीटामीन्स हैं। तो उसके बाद आ जाए, यहाँ पे एक क्लिनिकल कोऑर्डिनेट लिखा हुआ, गट बैक्टीरिया मेटाबोलाइज लैक्टुलोज टू लैक्टिक एसिड एसिडिफाइंग द फीकल मैसेज एंड कॉजिंग अमोनिया टू बिकम अमोनियम। समझ आ गई? अमोनिया अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया, देयरफॉर लैक्टुलोज इज यूजफुल इन हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया तो ये इस तरह इजीली रिमूव हो जाएगी बॉडी से। आयोनाइजेशन इंक्रीजेज रीनल क्लियरेंस। हमने जो पीछे कंसेप्ट पढ़ा उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और ये ओनली फ्री अनबाउंड ड्रग इज़ फिल्टर्ड। जो ड्रग भी फ्री होगी, किसी प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड के साथ बाउंड नहीं होगी, वो फ़िल्टर हो जाएगी। फ़िल्टर हो गई, ये हमारे पास इधर आ गई, बोमन कैप्सूल से
ग्लोमेरुलस से फ़िल्टर होके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर आ गई। लेकिन ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई। बोथ आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग्स आर फिल्टर्ड। फिल्ट्रेशन हो जाएगी, आयोनाइज्ड है या नॉन आयोनाइज्ड है, फ्रीली बाउंड होनी चाहिए। फिल्ट्रेशन हो के ये आयोनाइज्ड भी आ गई, नॉन आयोनाइज्ड भी आ गई। ओनली नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग अंडरगो एक्टिव सेक्रीशन एंड एक्टिव और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। हमने पहले पीछे देखा है कि सिर्फ जो नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स हैं वो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सकती हैं। अब यहाँ पे नॉन आयोनाइज्ड ड्रग आई, ये एन से लिखा हुआ नॉन आयोनाइज्ड। अब इसकी सेक्रीशन भी हो सकती है यहाँ से इन सेल से, क्योंकि ये तो इजीली क्रॉस कर सकती है बायो मेम्ब्रेन्स को, और इसकी रीअब्जॉर्प्शन भी हो सकती है। आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग्स आर ट्रैप्ड इन द फिल्ट्रेट। जो आयोनाइज्ड फॉर्म है उसका हमने पहले पढ़ा कि वो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकती। अब मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकेगी जो, तो जब इधर आ गई है एक दफ़ा, उसके बाद इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है वापस जाने का। ना ये रीअब्जॉर्ब हो सकती है और ना ही ग्लोमेरुलस में वापस जा सकती है। इसके पास एक ही ऑप्शन है, वो एक्सक्रीशन। इसलिए मैंने आपको बताया कि जिस भी ड्रग की हमारे पास ओवरडोज हो गई है, हम कोशिश ये करेंगे कि उसकी आयोनाइजेशन करवाएं। आयोनाइजेशन होगी तो वो बॉडी से इजीली रिमूव हो जाएगी। जब तक आयोनाइजेशन नहीं करवाएंगे तो बॉडी में पड़ी रहेगी और जो अपने इफ़ेक्ट्स कॉज करवाती रहेगी। आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग ट्रैप्ड इन द फिल्ट्रेट, ट्रैप हो गई है फिल्ट्रेट में। अच्छा, अब यहाँ पे दो बातें लिखी हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं, एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन एंड अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन। Acidification of urine increases ionization of weak bases, increases renal elimination। ये देखें, वीक बेस थी, उसको हम एसिडिफाई किया तो उसकी आयोनाइजेशन बढ़ गई है। हम इस ग्राफ को ध्यान में रखना है आपने। वीक बेस थी, उसको हमने एसिडिफाई किया, उसकी आयोनाइजेशन बढ़ गई, तो इस तरह उसकी रीनल क्लियरेंस भी इंक्रीज द रीनल क्लियरेंस। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इन ओवरडोज ऑफ एम्फीटामिन। एम्फीटामिन एक वीक बेस है, उसकी अल्कलाइनाइजेशन होगी तो उसके बाद जो है उसकी एसिडिफिकेशन होगी। अल्कलाइनाइजेशन तो उसकी पहले ही मतलब खुद ही अल्कलाइन मीडियम में एसिडिफिकेशन होगी तो आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी और उसके बाद एलिमिनेशन हो जाएगी उसकी। उसके बाद सेकंड, अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन इंक्रीज द आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स। ये मैंने आपको दिखाया, वीक एसिड हमारे पास है, इसको हम अल्कलाइन मीडियम में ले गए, अल्कलाइनेशन की, तो उसकी वजह से इसकी रीनल एलिमिनेशन इंक्रीज़ हो गई है। तो वीक एसिड मैंने आपको बताया ये एस्पिरिन है, एस्पिरिन के ओवरडोज में हम अल्कलाइनाइजेशन करेंगे यूरिन की तो हम उसको बॉडी से एक्सक्रीट करवा देंगे। तो ये डायग्राम भी आपको समझ आ गई। उसके बाद यहाँ आ जाए, टू चेंज यूरिनरी पीएच। एसिडिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं हम? अमोनियम क्लोराइड, विटामिन सी, क्रैनबेरी जूस। ये भी किसी भी ड्रग को एसिडिफाई करना हो तो हम ये तीन चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं इसकी, मिनिमम हमें ये याद होनी चाहिए, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अल्कलाइनाइजेशन के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिटाजोलामाइड पहले इस्तेमाल होता था, लेकिन अब सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आयोनाइजेशन का कंप्लीट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, मोड्स ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस ड्रग किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है? पैसिव डिफ्यूजन, डाउन ग्रेडियंट, ये सारा आपको पहले पता है, इसका ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पर। डाउन ग्रेडियंट जा रही है, पैसिव डिफ्यूजन हो रही है तो कोई एनर्जी नहीं चाहिए, कैरियर भी कोई नहीं चाहिए और सैचुरेशन भी नहीं होगी इसमें। उसके बाद फैसिलिटी डिफ्यूजन, डाउन ग्रेडियंट जा रही है, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, लेकिन यहाँ पे कैरियर चाहिए होता है, कैरियर यस, सैचुरेशन
यस, क्योंकि कैरियर अगर सारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो वो मूवमेंट नहीं हो सकेगी। थर्ड आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट ग्रेडियंट कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रिकल, दोनों कोई भी ग्रेडियंट हो सकता है। तो इसमें एनर्जी भी रिक्वायर होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, कैरियर भी रिक्वायर होगा और साथ ही इसकी भी सैचुरेशन हो जाएगी। क्योंकि कैरियर यहाँ पे भी आ, जहाँ पे कैरियर आ जाएगा वहाँ पे हम कह देंगे कि कैरियर मिसाल के तौर पे 10 कैरियर्स हैं, ड्रग के 10 मॉलिक्यूल्स आ गए तो उन्होंने उनको ऑक्यूपाई कर लिया। अब जितने भी हम पीछे मॉलिक्यूल बढ़ाते जाएंगे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक वो 10 कैरियर्स जो हैं फ्री होके वापस नहीं आते। तो ये हो गया एक और पॉइंट। नेक्स्ट आ जाए एब्जॉर्प्शन। Absorption concerns the process of entry of drug into the systemic circulation from site of administration। ये definition है, processes of entry of drug into systemic circulation from the site of administration। जहाँ से भी हमने ड्रग एडमिनिस्टर किया है, ओरल रूट से की है, इनहेलेशनल से की है, सबलिंगुअल से, जहाँ से भी हमने किया है, तो उसने जब तक सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँचना है, इस सारे प्रोसेस को हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन आर दोज डिस्क्राइब फॉर ड्रग परमिएशन। ड्रग परमिएशन के लिए हमने जो डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे कौन से, सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सरफेस एरिया एंड वास्कुलरिटी, और वही चीज़ें हैं इसके डिटर्मिनेंट्स भी। इंट्रावास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जब होगी, आईवी हम को ड्रग दे रहे हैं तो उस केस में अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। वो क्यों, ये आपका एमसीक्यू आ जाता है कि कौन सा ऐसा रूट है कि जिसके थ्रू अब्जॉर्प्शन नहीं होती। अब्जॉर्प्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचना है। जब हम ड्रग दे ही ब्लड के अंदर रहे हैं तो वो तो डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब्जॉर्प्शन वाला स्टेप ही एलिमिनेट हो जाता है। हम डायरेक्ट ड्रग को सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एडमिनिस्टर कर रहे हैं। एंड देयर इज़ नो लॉस ऑफ ड्रग, बायो अवेलेबिलिटी 100% है। ये भी एमसीक्यू पॉइंट है। विद एक्स्ट्रा वास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, एक्स्ट्रा वास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन दी, जैसे हम ओरल दे दी पीओ पर ओरल, उसके बाद इंट्रामस्कुलर दे दी, सबकुटेनियस दे दी, जहाँ जिस भी रूट से देंगे लेस देन 100% ऑफ डोज में रीच द सिस्टेमिक सर्कुलेशन बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन बायो अवेलेबिलिटी। मतलब जिस भी रूट से हमने ड्रग दी है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुँचते पहुँचते कुछ ना कुछ टिश्यूज़ में इंट्रैप्ट हो गई, या कहीं ना कहीं उसका कुछ पोर्शन रह गया, जिसकी वजह से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में उसका 100% नहीं पहुँचता, जबकि आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में 100% पहुंच जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन वाला। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, एक ग्राफ हमारे पास दिया हुआ कि ड्रग जब एडमिनिस्टर होती है तो उसके क्या क्या फेजेस हैं। तो ड्रग जब हमने एडमिनिस्टर की बॉडी के अंदर, उसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गई। एब्जॉर्प्शन होते होते प्लाज्मा में मतलब हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रही है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती रहेगी, हमें फील नहीं होगा। जब हमें पता तब चलेगा कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जब उसकी इतनी कंसंट्रेशन हो जाएगी कि वो अपना इफ़ेक्ट, मिनिमम इफ़ेक्ट स्टार्ट कर दे, मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन। इससे पहले हमें पता ही नहीं चलेगा ड्रग आ रही है। ड्रग जब इस लेवल पे पहुंचेगी तो मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन को अचीव करेगी, तो उसके बाद मिनिमम इफ़ेक्ट शो होना शुरू होगा बॉडी के अंदर। तो ये इफ़ेक्ट शो हो रहा है, एक वक्त आएगा कि मैक्सिमम इफ़ेक्ट तक पहुंच जाएगी, ड्रग का लेवल मैक्सिमम हो गया और मैक्सिमम इफ़ेक्ट शो हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, ड्रग का मेटाबॉलिज्म वगैरह हो के उसके बाद ड्रग ने बॉडी से एलिमिनेट करना शुरू कर देना आहिस्ता आहिस्ता। एक वक्त आएगा दोबारा इफ़ेक्ट मिनिमम तक आ जाएगा, उसके बाद फिर वहाँ से मिनिमम से भी नीचे हो के ये ड्रग एलिमिनेशन की तरफ चली जाएगी।
अब यहाँ पे इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं कि मतलब जब तक हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं और कोई इफ़ेक्ट शो नहीं हो रहा, इस फेज़ को कह रहे हैं लैग फेज़। मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन तक पहुँचने के लिए लैग फेज़, ये जो टाइम लग रहा है, उसके बाद ये सी मैक्सिमम कंसंट्रेशन तक पहुंचने के लिए जो टाइम है, इसको हम क्या कह रहे हैं टाइम टू पीक, और ये हमारे पास पीक लेवल है। और इसमें ये देख लें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन जब अचीव हुई है उसके बाद ही एक्शन हो रहा है। ये कितना ड्यूरेशन में एक्शन है, इससे पहले भी एक्शन नहीं है, इसके बाद भी एक्शन नहीं है। तो ये है हमारे पास प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे देख लें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बायो अवेलेबिलिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेफिनेशन भी अक्सर SCQs में आ जाती है और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बायो अवेलेबिलिटी इज़ द मेजर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ डोज दैट रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हमने कोई भी ड्रग जो एडमिनिस्टर की, उसका वो फ्रैक्शन ऑफ अ डोज, जो भी डोज हमने ली है उसका वो फ्रैक्शन दैट रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचा है, उसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बाय डेफिनेशन इंट्रावास्कुलर डोजेज हैव 100% बायो अवेलेबिलिटी। F इज इक्वल टू F को हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, F रिप्रेजेंट कर रहा है अवेलेबिलिटी को। 100% है, मतलब इसकी वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे उन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है। ग्राफ ये कि जब हमने इंट्रावास्कुलर दी, IV ड्रग दी है हमने, तो उसकी मैक्सिमम इफेक्ट, उसका प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, जो यहाँ पे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और ये टाइम, सब मैक्सिमम कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर है, क्योंकि हमने ड्रग ब्लड के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हैं इंट्रावास्कुलर, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर। उसके बाद क्या होगा, ऐसे ऐसे उसका मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन होती जाएगी एंड टाइम के साथ साथ जो है ड्रग की कंसंट्रेशन कम हो रही है। ये हमें ग्राफ ये वाला शो कर रहा है IV डोज। और दूसरा एक्स्ट्रा वास्कुलर डोज जब हम देंगे, ओरल दे रहे हैं या किसी और रूट के थ्रू ओरल दी, तो पहले जाएगी बॉडी के अंदर, उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है यहाँ पे 0 है, क्योंकि ये हमने किसी टिश्यू में एडमिनिस्टर की है। बायो अवेलेबिलिटी तो वो है ना जो जब वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुँचेगी। बायो अवेलेबिलिटी शुरू में 0 है इसकी, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता उसकी परमिएशन होगी, डिफरेंट बैरियर्स को क्रॉस करती वो ड्रग ब्लड के अंदर जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, एक टाइम आएगा पीक तक पहुंच जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म वगैरह हो अपने इफेक्ट शो करेगी, मेटाबॉलिज्म होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी ड्रग की कंसंट्रेशन ये कम होती जाएगी, एलिमिनेशन की तरफ जाती जाएगी। तो बायो अवेलेबिलिटी का फार्मूला क्या है, फार्मूला एरिया अंडर द कर्व पर ओरल, ये एरिया अंडर द कर्व पर ओरल, उसके बाद डिवाइडेड बाय एरिया अंडर द कर्व IV इंट्रावीनस, ये इसका फार्मूला है। तो ये इसके सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये देख लें इसको। तो ये हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पोर्शन है फर्स्ट पास इफ़ेक्ट का, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। कोशिश होगी हमारी वीडियोस 30 मिनट से एक्सीड ना करें। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।